आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पार्लिमान और सियासत मौजूए बहस है और वो किस तरीके से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के डेलीगेशन को अपना एक डोजियर दिया है। डोजियर अमूमन तहकीकाती जराइम की एक फ़हरिस्त होती है जो आप प्रेजेंट करते हैं और जिसके अंदर शवाहिद इकट्ठे किए होते हैं और आप ये साबित करना चाहते हैं कि जिस फोरम पर आप ये डोजियर दे रहे हैं उस फोरम की ये अथॉरिटी बनती है। तो IMF की अथॉरिटी पाकिस्तान की सियासत पर बनती तो नहीं है, लेकिन PTI ने उनके सामने डोजियर रखा है कि इंतखाबात कैसे चुराए गए। उमर अयूब साहब ने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि ये पतन की रिपोर्ट है जिसको हमने अटैच किया है, इसके अंदर बहुत सारे हक़ाइक़ हमने रखे हैं। दूसरा, पार्लिमान के अंदर ये तमाम मामला डिस्कस होने चाहिए, लेकिन पार्लिमान के अंदर लोग आते नहीं हैं। फैफर ने एक और रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कितने अरकान हैं वो पार्लिमान के 8 से 9 सेशंस के अंदर मौजूद रहे, कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं जो उन सेशंस में से किसी एक में भी शिरकत नहीं की, और कितनी जमातों के पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर पार्टीज़ को कंट्रोल करना होता है, उन्होंने इन सेशंस के अंदर शिरकत नहीं की। आज ये मामला बाई पार्टीज़न हो गया, यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये इशू उठाया गया, ख्वाजा आसफ की तरफ से भी इशू उठाया गया। आइए सुनते हैं कि इन दोनों ने क्या बात की और उसके बाद हम मेहमानों का तारुफ करवाएंगे और ये बहस करेंगे कि इतनी डर्टी लॉन्ड्री हम पब्लिक में धोते हैं, बल्कि अब तो IMF की अदालत में धोना शुरू कर दिए। Why is the minister not available when he knows that this calling attention was set down to be answered today? This attitude of the ministers has been a constant sore point for the members of parliament. This is certainly a contempt of parliament. A total absence of minister and parliamentary secretary of a relevant division, that is something which I can't defend. Some of the ministers, I've never seen them over here. I will take up this matter with the government. इंजीनियर खुर्रम तस्गीर खान साहब, वेटरन पार्लियामेंटेरियन हमारे पास मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका शुक्रिया। उनके बराबर में खुर्रम शहजाद वर्क साहब तहरीक इंसाफ के लीडर हैं और तमाम सियासी मामलात को अच्छे तरीके से समझते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि कमर ज़मान कारा साहब ज्वाइन करेंगे, लेकिन जब ज्वाइन करेंगे तो स्टूडियो में आ जाएंगे। फ़िलहाल हमारे पास हमारे सीनियर रिपोर्टर उस्मान खान मौजूद हैं जो पार्लियामेंट की तमाम नशिस्तों को कवर करते रहे हैं और आज भी वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। हम आपको सिंध भी लिए चलेंगे दौरान प्रोग्राम जहाँ पर नैब चेयरमैन ने एक हैरानकुन फिगर दिया और हम चाहते हैं कि ऐसे मामलात पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर डिस्कस किया जाए। उन्होंने बताया जी कि कराची की ज़मीनों में हेर फेर और करप्शन से 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ये नैब के चेयरमैन कह रहे थे। मैसिव इशू है कि ये ज़मीनें कौन सी ज़मीनें हैं एक ऐसे मुल्क के अंदर जो IMF से कर्जा लेने के लिए जुडिशल मामला भी उनके सामने रख रहा है, उसके अंदर से इतनी ज़मीनों का हेर फेर पार्लियामान में बहस ना हो। तो स्टार्टिंग में जो खुर्रम साहब ज़रा ये बताएं, आप तो का नारा है जी कि हम कोई ग़ुलाम हैं और हम आज़ाद, तो आप ये IMF के पास क्या करने जाते हैं? मुझे समझ नहीं आती इस चीज़। देखिए तलंस भाई, जब वेरी फर्स्ट टाइम IMF से मुलाकात हुई इमरान खान साहब की लाहौर में ज़मान पार्क के अंदर, तो तब कुछ शराइत उन्होंने तय की, कुछ उन्होंने बातें तय की और उस वक़्त जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ अमदाद वगैरह की करनी थी तो उनमें एक शर्त ये थी कि इमरान खान साहब इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक हुए थे कि जो आइंदा जनरल इलेक्शन होगा वो साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट होगा। तो IMF से इत्तेफाक करने की क्या जरूरत है? IMF चाचा मामा थोड़ी है हमारा। देखिए मैं बताता हूँ। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने बात की है। देखें, जो हम अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं तो उनमें ओवरऑल जो तमाम अक़वाम वहाँ पे बैठी हुई हैं, दो लोग बैठे हुए हैं, उनके अपने लॉज हैं, उनकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं आपस में, तो उनके अपने कुछ मुआहदे होते हैं। उनके अंदर ये भी तय होता है कि कौन से मुल्क में किस तरह से जमहूरियत रहेगी, जमहूरियत चलेगी, पनपेगी, क्या होगा, आमरीत होगी, नहीं होगी, इलेक्शन होंगे, कैसे होंगे। ये नहीं होता, बिल्कुल खुली छुट्टी नहीं होती। उसका IMF से तलक नहीं। आप UN के पॉलिटिकल कन्वेंशंस की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर किन ममालिक ने साइन किया, वो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन आई टेक योर पॉइंट कि बैन अक़वामी कंसेंसस है कि हमें खास उसी की याददाश्त आज जो उमर अयूब साहब ने दी है, जो आज मतलब एक उनके साथ बात की है, उनको एक पैगाम दिया है कि वो इलेक्शन कहाँ पे था, सारी दुनिया ने देखा। क्या करे, मतलब जिसको देते हैं ना, सारी दुनिया ने देखा। आपकी तवक्को क्या है? डोजियर के बाद क्या होगा? IMF कहे कि ओए इलेक्शन चोरी हुआ है। देखें मैं आपको बताता हूँ IMF क्या करे। IMF जिन शराइत के ऊपर पाकिस्तान को कर्जा देती है उनको हमने कीमत वापस करनी है, रकम
तो जब वो मतलब वो अहल लोग नहीं आएंगे, वो कॉम्पिटेंट लोग नहीं आएंगे जो गवर्नमेंट में आके बैठेंगे, जो आगे बैठेंगे, जो चलाएंगे पाकिस्तान में जो निजाम चल रहा है वो आपके इल्जाम और डोजियर किस तरह से कर्जों को लेके जाएंगे, डोजियर कहां लगाएंगे, क्या करेंगे। डोजियर के मुताबिक उन्होंने ऐसा तो नहीं करना कि बस दे दिया, लगा दिया, बस ठीक है, गया और गया। तो इस हुकूमत को फिर ये किस्तें नहीं मिलनी चाहिए ना, आप ये कह रहे हैं ना, डोजियर का फिर ये मकसद हुआ। देखें, ये हुकूमत तो है ही नहीं, हुकूमत तो होनी चाहिए थी, ठीक, हुकूमत तो प्रॉपर बननी चाहिए थी। रिपोर्ट्स हैं, मतलब हर एक को पता है, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोगों को पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी 2024 का जनरल इलेक्शन चुराया गया, दिन दिहाड़े डकैती की गई और हमारी तमाम सीट्स जो थी, जीती हुई सीट्स जो थी, वो उस जमात को लाके बिठा दिया जिसकी टोटल तकरीबन कुछ 17 के लगभग शायद सीट्स थी। तो यकीनन नहीं तलत भाई, ये ओपन बात है। ये खुर्रम साहब ठीक कह रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा ऐसा ही होगा, खत्म होगी इंशाल्लाह ताला। के साथ कर रहे हैं, जो हो रहा है उम्मीद वासे के इंशाल्लाह ताला आइंदा से अल्लाह के फजल से खत्म होगी, क्लीन स्वीप होगा इंशाल्लाह ताला। तो खुर्रम साहब, ये जो है कि आप डोजियर दिलवाना, उनका आपने मुद्दा सुन लिया, वो कह रहे हैं कि ये जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत के नुमाइंदगान से हमने मुआहदा किया है, चूंकि आप जी की जेन्युइन हुकूमत नहीं है, लिहाजा IMF को हमने बतलाना था कि भैया आगे आप खुद तशरीह मुकम्मल कर लें। देखिए, तहरीक इंतशार का मुस्तकिल ये एक मिशन है कि वो पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इदारों में मतून करें और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये जो आज कह रहे हैं, ये 24 फरवरी 2024 को, आज से 1 साल पहले, जनाब इमरान खान ने एक बाकायदा खत लिखा था IMF को और ये कहा था कि जनाब आप इलेक्शन का ऑडिट करवाएं, वरना आप पाकिस्तान को कर, जो बात आप अपना इनसे पूछी, वो जनाब इमरान खान साहब 1 साल पहले कह चुके हैं कि जनाब आप कोई कर्जा न दें जब तक इलेक्शन का ऑडिट नहीं होता। इलेक्शन से पहले भी इनके 2 वज़रा, सूबाई वज़रा जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी ऑडियोज बाहर आ चुकी हैं कि जनाब आप तो कॉम्प्रोमाइज करें और पाकिस्तान को ये कर्जा ना लेने दें। तो ये तो मुस्तकिल इस मिशन पर हैं और सिर्फ अब देखें, सिर्फ IMF के अंदर नहीं है, ये वहाँ GSP प्लस के लिए यूरोपियन यूनियन में इनके जो अरकान वहाँ मौजूद है, वो एक बहुत ही जहरीली कैंपेन चला रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उसको स्कटल करने के लिए तो आपकी हुकूमत ने काफी काम किया, जिस तरीके से आपने फीका शिका पास किया, आप खुद भी उस पर काफी वो एक अलग माशाल्लाह आपकी। लेकिन बात यह है कि अगर एक सियासी जमात मुस्तकिल तौर पे उन फोरम्स को ये दावत देगी जिनका कोई काम नहीं है, IMF has nothing to do with the election, IMF nothing to do with Pakistan politics, उनको अगर आप ये दावत देंगे तो फिर जब आप दरवाजा खोलेंगे तो वो अंदर आएंगे। और ये दरवाजा जब इन्होंने अप्रैल 2019 में भी ये एग्रीमेंट किया था, पहली दफा IMF के एग्रीमेंट में ये लफ्ज आया कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चेकिंग होगी, जिसका फिर नतीजा वो फाटफ की सूरत में निकला। आपने देखा कि हमें कितनी उसमें टॉर्चर हुआ। तो लिहाजा ये तो मुस्तकिल बैनुल-अक़वामी इदारों को अपने सियासी इक़्तिदार की सीढ़ी बनाकर, फैक्चुअल के लिए, मैं कायरा साहब के पास जाने से पहले फैक्चुअल के लिए, दरवाजा इस मरतबा IMF का आपने खोला, आपने उसको बुलाया, इन्होंने सिर्फ मौके से फायदा उठाया और कहा चलो आए ने, तो फिर ऐसे डोजियर भी दे दिया। कायरा साहब, ये जो वतीरा बन गया है कि आपने बैनुल-अक़वामी फोरम को एजिटेट करना है और फोरम्स चलें, जो फोरम्स मौजूद हैं जहाँ पे कन्वेंशंस हैं, UN के अंदर आप जा रहे हैं, वाशिंगटन में लॉबी, वो तो आई अंडरस्टैंड। अभी IMF के सामने डोजियर रख दिया है कि जी इलेक्शन जो है ये रिग्ड हैं और ब्रिक्स साहब का मानना ये है कि ये होना चाहिए, क्योंकि अगर हकीकी नुमाइंदगान नहीं बैठे हुए तो IMF को उन लोगों के जरिए पाकिस्तान को कर्जा देना चाहिए, हकीकी नुमाइंदगान। तो ये अच्छी बात है। योर टेक ऑन दे वतीरा, ये जो है तलत साहब, पहली तो गुजारिश ये है कि वो शेर है ना कि इतनी न बढ़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को ज़रा देख ज़रा बंदे कबा देख। 2024 भी है, 2018 भी है, सब कुछ देखेंगे तो फिर चीज़ें तनाजुर और हो। आपने तो डोजियर नहीं दिया 2018 में IMF को? नहीं, हमने कभी भी नहीं दिया। हम तो जब फांसियों पर झूल के तब भी नहीं दिया। हमने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को फौजी इमदाद बंद कर दें और पाकिस्तान की माली इमदाद। हमारा डेमोक्रेसी के ऊपर ज़रूर रहा कि डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए। बहरहाल ये अपने अपने दौर में हम गलतियां करते रहे, थोड़ी या ज़्यादा हमसे भी हुई, बाकी जमातों से भी हुई, लेकिन इस वक्त जो हमने हाल खोल दिया है, ये बात अपनी जगह मोतबर है कि सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के बगैर कुछ नहीं होती। और
इकोनॉमिक सॉवरेनिटी हमारी कंप्रोमाइज्ड है, येस इट इज़, क्योंकि हम तो 10 नगर हैं दुनिया के, हर साल पैसे मांगने हैं और इतने झूठ उनसे हम बोल चुके हैं, किसी एक गवर्नमेंट ने नहीं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, कि उनको चीट करते रहे हैं। अल्टीमेटली अब उनका ट्रस्ट लेवल हमारे ऊपर ये है और डिपेंडेंस हमारी बहुत ज़्यादा है, दोनों तरफ है ना। उनका ट्रस्ट लेवल ख़राब है, हमारी डिपेंडेंस बहुत है, उसके नतीजे में अब उनकी शराइत बढ़ती जा रही है। लेकिन ये जो और मजीद हम खुद जा रहे हैं। अगर उनको ये रास्ता देंगे तो उसके नतीजे में अक़वाम आलम हमारे घर के अंदर आके और चीज़ें पूछती रहेंगी। बिलाशुबा मैं इनके तहफ़्फ़ुज़ात हमारे दोस्तों के, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उनको उनके मिशन जहाँ बैठे हैं, उनकी एम्बेसीज बैठी हैं, उनको पूरी तरह रिपोर्ट कर रही है। आपके चैनल्स के जरिए रिपोर्ट हो रहा है, मीडिया के जरिए रिपोर्ट हो रहा है, उनकी अपनी एजेंसीज उनको रिपोर्ट कर रही है। फैफन की रिपोर्ट ने वैसे सब कुछ किया, पतन की रिपोर्ट खुद ही ले ली, सब कुछ किया, उनके पास हर चीज़ आती है ना। आप भी सारे जो ये इदारे हैं ये सारे एम्बेसीज को रिपोर्ट देते हैं और वो नेट पे मौजूद होती हैं। सो उनके लोग ऑलरेडी ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब आप खुद दावत दे रहे होते हैं तो उस दावत के नतीजे में आप वो रास्ते खोल रहे हैं और यहीं ये पहले फुटप्रिंट्स बनेंगे, फिर इस पर टाइल लगेगी, फिर दीवारें चढ़ के एक पक्का रास्ता बन जाएगा। जरा इसके ऊपर ये कल आने वाली हुकूमतों के लिए भी बहुत मुश्किल। उस्मान वापस आइएगा, ये मामला जो हैं अमूमन इलेक्शन की रिगिंग कितनी है, हमने किस फोरम पे क्या बात करनी है, हम चाहते हैं कि तमाम इश्यूज जो ना पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर टेकअप किया जाए। लेकिन आज जब हमने देखा पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर जो हाजिरी का इशू है दोबारा से सामने आया, मिनिस्टर्स की गैर हाजिरी के ऊपर बहुत एतराज़ उठाया गया और फिर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हम एदाद शुमार आपके सामने रख देते हैं कि 9 इजलासों में 36 अरकान मुकम्मल तौर पर हाजिर रहे, जब 35 अरकान किसी भी नशिस्त में शरीक नहीं हुए। ये 35 ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर गैर हाजिर हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी रिपोर्ट करें, हमें बताएं कि जो सीनियर पॉलिटिशियन है कैसे इसको देखते हैं। वज़ीर आज़म सिर्फ 2 इजलासों में शरीक हुए, जबकि अपोजिशन लीडर तमाम नशिस्तों पर मौजूद रहे। नून लीग के 13%, सुन्नी इत्तेहाद के 8% और पीपल्स पार्टी के 11% अरकान की हाजिरी 100% रही। नून लीग के पार्लिमानी लीडर ने 6 नशिस्तों में शिरकत की। पीपल्स पार्टी, JUI और BNP के पार्लिमानी लीडर्स किसी एक इजलास में भी शरीक नहीं हुए। ये कितना बड़ा इशू है पार्लियामेंट में? सर उनको वैसे शर्म आती आते हुए ना, चूंकि वो लीगली है नहीं है, जीते हुए है नहीं है, शायद आप दोनों नोट कर लेते, फिर उसके बाद जो कोरम भी डेली उनका जो पॉइंट आउट होता है और डेली हो रहा है, एक दिन नहीं कई दफा होता है। मेरा ख्याल है जो सवाल जो आपकी निशिस्त होती है उसमें क्वेश्चन आंसरिंग का जो सेशन होता है उसमें भी कोई मिनिस्टर अवेलेबल मैं अपने भाई को नहीं रोक रहा। लुकमा ने आपने पूरी रोटी खाई है, मैंने इसके ऊपर बात की है क्योंकि हम वहां पे बैठे होते हैं। हमने कायरा साहब हम वहां पे आवाजें दे के वेट करते हैं, बैठ के लॉबी में चले जाते हैं, ये भी आते हैं कि मिनिस्टर साहबान आते हैं, लोग आते हैं। मुझे आपके जज्बे की कदर है, सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि हम तल्ख बातें भी, ये सारी बातें भी मुनासिब लफ्ज़ों में कह सकते हैं। तो अगर हम मुनासिब लफ्ज़ों में तंज किए बगैर एक दूसरे से बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव बात हो जाएगी। अगर हमारा ये ख्याल होगा कि इस टेबल से तलत के इस प्रोग्राम में आप खुर्रम को या मुझे पिछाड़ के उठ जाएंगे और हमारा ये ख्याल हो कि हम आपको चत करके उठ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होना। ये चीजें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। बिल्कुल दिल से हमें सिर्फ मैं जो गुजारिश करूं, हमें सजेस्टिव होना चाहिए। वो कह रहे हैं ज़ुबान से भी एहतराम करें। मैं आपको भी कह रहा हूं, मैं खुर्रम साहब को भी कह रहा हूं। हमारी तो एक राय है ना, मेरे छोटे वो भी मेरे छोटे भाई है सर, इसका डिसीजन तो पब्लिक ने सर। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश, छोटे भाई करेगी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, छोटे भाई को भी कह रहा हूँ कि हमें तल्ख बातें तरीके मुनासिब लफ्जों में रिस्पॉन्ड कर। मुझे वैसे ये एक ज़ाती चीज़ याद आ गई कि मुझे तो ये एजाज़ हासिल है कि मेरे खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज किया और वो एहतजाज ये था कि वज़ीर मौसूफ बहुत ज़्यादा तवील और तफसीली जवाब दे रहे हैं। अच्छा, उसका बिल्कुल मुतज़ाद था। उन्होंने कहा जी कि वो जो है बहुत ज़्यादा तफसीली जवाब दे रहे, इतने तफसीली जवाब ना दें, हमारे सवाल आने हैं। तो हम मुझे तो ये एजाज भी हासिल है। खुर्रम साहब बड़े कैलकुलेटर बंदे हैं, आज इनके पास वो डायरी नहीं पड़ी, वरना ये हर जगह अपना बकायदा बल्कि एक एक चीज नोट करके तो वो लेकिन ये बात जरूर है कि मैं बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब इसका दिफा नहीं हो सकता। हुकूमत को इसमें संजीदगी दिखानी है, जो सवालों के जवाब, और वो सारे ऑपोजिशन के सवाल नहीं होते, हुकूमत के अपने उनकी भी तवक्को यही है कि वज़रा जो है अपने आप को आकर पेश करेंगे पार्लियामान के सामने। इसके ऊपर कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर साहब बड़ी डायरेक्शन दे चुके हैं, ऑब्जर्वेशन दे दी है कि वजीर नहीं आते, सवालों के जवाब नहीं आते। अच्छा, वजीर नहीं है तो फिर पार्लियामानी सेक्रेटरी, उसकी जिम्मेदारी कि उसने जवाब देने। आज बदकिस्मती से दोनों ही नहीं थे, जिसकी वजह से ये एक तनाज़ा खड़ा हुआ और उसके बाद हुकूमत को ये कहना पड़ा कि ये मामला ऐसा है कि अब उससे पार्टी की लीडरशिप से भी बात करनी पड़ेगी,
प्राइम मिनिस्टर को भी बताना पड़ेगा। लेकिन अफसोस ये है कि प्राइम मिनिस्टर को खुद बुलाने के लिए पीपल्स पार्टी को एहतजाज करना पड़ता है। हुकूमत के साथ एहतजाज करते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर यकीन दहानी करा के फिर वो हाउस में आते हैं। और ये आपने देख लिया कि 2 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में आए हैं। तो अगर वज़ीर आज़म खुद नहीं आएंगे तो यकीन करें किसी मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो यहाँ पे आए। ला हासिल किस्म की गुफ्तगू हो रही है, अवामी इशूज़ के ऊपर जो बात करनी है वो कोई बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वज़ीर नहीं है। जब वज़ीर नहीं है तो फिर जो अरकान है वो भी नहीं वहाँ पे आते हैं। जिस किस्म की ये हाज़िरी है, अब ये देख रहे हैं 6 मुतलका वज़ीर जो है वो 20 वज़रा की हाज़िरी दरकार थी, 6 उसमें मौजूद हुए और उसमें भी गैर मुतलका है, जिनके सवाल हैं वो मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं हल्के के सियासतदान का समझ सकता हूं, ऐसा नहीं है। हल्के के सियासतदान की अपनी जगह, हल्के की मिनिस्टर्स का तरफ आने लगा, उनकी क्या मजबूरी है? उनकी भी कहता हूँ और एमएनएस का भी कहता हूँ, दोनों का। मिनिस्टर की मजबूरी है, वो वीकेंड्स पे जाते हैं अपने हल्कों में जाए, हल्का कंप्रोमाइज होता है तो हो जाए, यहाँ तो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक। और पार्लिमान में आना, आपकी अपनी तौकीर भी है, पार्लिमान की तौकीर भी है, और उसकी तौकीर हम सब ने बढ़ानी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को बार बार हमने गुजारिश की है, अब भी यही करेंगे कि हमारी जमात ने बाकायदा एहतजाज किया। हमने कहा जी हम बाहर बैठ जाएंगे, आके बैठेंगे ज़रूर, सबसे ज़्यादा हाजिरी हमारी जमात की होती है, लेकिन हम बैठेंगे इस तरह कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे तब। मसलन हमारे दौर में क्या होता रहा, गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब दोनों वज़राए आज़म, वो असम्बली के चैम्बर में आके बैठते थे, अपना बाकी काम, अपनी मीटिंग्स और बहुत सारी मीटिंग्स वहीं चैम्बर के अंदर करते थे। उसका फ़ायदा ये होता था कि मेंबरान को भी और मिनिस्टर्स को भी ये प्रेशर होता था, और लोगों को अगर जाना मिलना होता था वो भी आसानी हो जाती थी। तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी प्रेजेंस विल मैटर ए लॉट। लेकिन दूसरा ये कि इसमें एक बहुत अहम बात है जी, और हर वज़ीर हर वक्त बैठा रहे, ये नहीं जमात की हुकूमत है, लेकिन बड़े संजीदा इशूज हैं जिनको पार्लियामान में एयर आउट करने की जरूरत है। मसलन जो टेररिज्म नया उठ रहा है, दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलोचिस्तान में भी, उसकी हियत क्या है, उसकी नौयत क्या है, इस पर हमें जो है पार्लियामान में बड़ी संजीदा डिस्कशन होनी चाहिए। इसी तरह ये हुकूमत के हक में है कि अगर जो है इन्फ्लेशन जो है मुल्क में, महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो 38% से 2.4 पर आ गई है, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 94 करोड़ डॉलर सरप्लस में आ गया है, अगर जो है वो जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं और रेमिटेंसेज हैं इनकी कोशिशों के बावजूद वो डबल डिजिट बढ़ रही हैं, तो ये जो पूरी कंसोलिडेशन है उसको आगे बात करने की जरूरत है। आपको बात करने के टॉकिंग पॉइंट्स हैं, तो आप तो बहुत बड़ा मौका मिस करते हैं, तो आप ही के बंदे नहीं आते ना। हम तो यही कह रहे हैं, मेरे पास तजवीज है जिसके लिए असल और हकीकी जो नुमाइंदे हैं जो अवाम ने मुंतखब किए उनको बिठा दें, पार्लियामान भी चलेगा पाकिस्तान। कैसे? ये तो वैसे आपको इन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा, बाकी रास्ता अदालत का। माशाल्लाह बड़े मजे हुए और बड़े, मैं समझता हूँ बड़े ज़बरदस्त आप पॉलिटिशियन है, मतलब पुराने हैं, आपसे सीखना मतलब लोगों ने सीख रहे हैं। आप ध्यानधारी से बता सकते हैं सर कि ये ज्यादती नहीं है, ये जो इलेक्शन था मेरे भाई, जो आप हमें भी कह रहे हैं इतनी ये दामा हमने नहीं बढ़ाई, ये आवाम ने बढ़ाई है। और अगर आपकी तरफ से कम हुई है तो वो आपने खुद नहीं की, वो आवाम ने सर की है। मैं एक छोटी सी गुजारिश, ना को बढ़ाता है ना को कम करता है। मैं एक छोटी सी गुजारिश कर सर प्लीज। पाकिस्तान में जितने इलेक्शन मैंने देखे हैं, 70 का इलेक्शन मैंने नहीं देखा था, उस वक्त मैं बच्चा था। उसके बाद जितने इलेक्शन उस पर बहुत सवाल रहे हैं। और अभी रिसेंट हिस्ट्री में जो इलेक्शंस हुए, 2002 का इलेक्शन होता है, 2002 के इलेक्शन में हमारे 21 मेंबर जो जीते हुए थे, हमारे साथ जो जो कुछ होता रहा वो अलग बात, जो पसे पर्दा हुआ और सामने आए बैठे, जिस पार्टी खड़े हो हमारे साथ, हमारी पार्टी जिस तरह तोड़ी गई आगे। लेकिन सवाल यह है कि हमारे 22 में 21 मेंबर तोड़ के, पैट्रियाट बना के हमारे सामने बिठा के हुकूमत बना दी गई, लेकिन हम फिर भी असेंबलियों में बैठे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 17 सीटों के साथ असेंबली में बैठना आपके पड़ा। तोड़े थे माजरत के साथ, आपकी बात मैं फिर दोबारा कर रहा हूं, अच्छा नहीं है, और अभी आपने हमारे तोड़ लिए। लेकिन हमने एक मतलब क्या फर्क किया? हमने एक तोड़ा तो बता दे, वो पहले गया और अभी वो हुआ। सर हमारे लोगों को मारा गया, उनकी तजलील की गई। आज भी तलत भाई, आज भी मियां गौस साहब रहीम यार खान से हमारे एमएनए, मेरा जवाब मुकम्मल नहीं, आज भी प्रोडक्शन। मैं अपने भाई से गुजारिश करूंगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे अपना जवाब मुकम्मल कर लेने दीजिए। मैं अभी जवाब मुकम्मल नहीं कर पाया था। सो मैं सिर्फ आपसे अर्ज कर, नहीं प्लीज गुजारिश तलत साहब ये है, 2002 का इंतखाब, 2008 का इंतखाब जिसमें हमारी हुकूमत बनी थी, 2013 का इंतखाब जिसमें हमारी हुकूमत गई और मुस्लिम लीग की हुई, 2018 का इंतखाब, ये जितने इंतखाब है वो और तनाज़े बढ़ते जा रहे हैं। हमारी कोशिश थी 2010 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने के बाद
हमने जो आके तरामीम की और इस्लाहात की, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए, उसके नतीजे में एक बेहतरी की तवक्को की जा रही थी। उसके नतीजे में क्या हुआ, 2018 में वो कंप्रोमाइज़ हुआ जिससे वो सारा कुछ डिरेल हुआ। ओके, आज भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उस तरफ बढ़ने की। हाँ, आपके सवालात हैं, आपके पास फोरम कोई नहीं है, कोई आपको प्लेट में रख के आपके डिमांड करने से, मीडिया डिबेट करने से, असम्बलियों में जाने से कुछ नहीं होगा। कोई आपको सीटें नहीं दे देगा। सीटें लेने का एक ही तरीका था कि आप ट्रिब्यूनल में गए, वहां जाके बात करते। आपके ख्याल में ट्रिब्यूनल गलत बने थे, उसके जजेस रिटायर्ड आ गए थे, अगर उसके बावजूद वो रिटायर्ड जजेस फैसले करते और आपकी तसल्ली ना होती तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मौजूद थे, आज तक वहां से फैसले हो गए होते। वो रास्ता है। या फिर आप इनकी बात आप नोट कर 4 हल्कों का हमने तब का 13 की बात नोट फरमा लीजिए और उसका रिजल्ट क्या निकला। लेकिन मैं नतीजा आपको बताने अभी देखिए, जितनी ज्यादा हमारी पिटीशंस पड़ी हुई हैं, जितनी ज्यादा हम अदालतों के पीछे जा रहे हैं, और इन्होंने मिलके माशाल्लाह वो 26वीं आईनी तरमीम ला के वो बेड़ा गर्क किया। क्या हो गया? वो बेड़ा गर्क हम आपका दर्द महसूस कर हमारा दर्द नहीं है, हम रहेंगे अल्लाह के फजल से। क्या हुआ सर, ये अवाम का दर्द है, इनका सुन लेना। ये अवाम की तकलीफ है। इनका मैं बहुत सराहत से कहना चाहता हूं, इलेक्शन 2024 के मामले में इनका जो भी शोरो होगा है वो अभी तक सबूत बनकर पाकिस्तान के किसी मौकर फोरम पर नहीं आया। आईएमएफ को डॉसिए दे रहे हैं फाफन की रिपोर्ट डाल के। जब ये हमारे साथ मुज़ाकरात पर बैठे थे और कहते थे कमीशन बनाए, तो कमीशन इनके कहने पे बन जाना है। कोई सबूत टेबल पर होता, कहते ये देखें ये हल्के, वहां तो इन्होंने कोशिश ही नहीं की। जिस तरह 26 नवंबर पे भी सिर्फ इल्जामात की एक धुंध है कि जनाब ये हुआ। और जो बात इनको शायद अब याद करानी पड़ेगी, 10 साल पहले इन्हीं दिनों में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे थे कि जी 2013 के इलेक्शन के ऊपर जो कमीशन बनना है उसके टीओआर क्या होंगे। इसी तरह धुंध, बेड़ा गर्क हो गया, 4 हल्के खोल दें, इलेक्शन चोरी हो गया। जब वो टीओआर डिसाइड हुए, 3 महीने लगे। उस वक्त इनमें शायद ज्यादा पेशेंस था, अब नहीं है। 3 महीने के बाद टीओआर बने। उस टीओआर के नतीजे में एक जुडिशल कमीशन बना। 2013 जो बात कायरा साहब ने की, 2013 का वाहिद इलेक्शन है हालिया तारीख में जिसका अदालती इम्तिहान ऑडिट हुआ, टेस्ट हुआ। ठीक है, 4 सीटों का। हाँ, नहीं 4 सीटों का नहीं, मुकम्मल पूरा इलेक्शन नहीं हुआ था, सिर्फ 4 सीटों का। नहीं सर, अब वो जो भी ऑडिट हुआ जिसमें ये कहते थे कि हमारे पास वैगने भरकर सबूत है, वो वैगने अदालत के अंदर गई और रद्दी होकर वापस आई। और अदालत ने कहा कि हमें किसी मुनज़्ज़म धांधली के सबूत ये फराहम नहीं कर सके, इनको पूरा मौका मिला। तो लिहाजा अगर ये आज भी इनके पास मौका है कि ये बजाय आईएमएफ को डॉसियर देने के पाकिस्तान की अदालतों में कंसोलिडेटेड कुछ चीज लेकर तो जाएं, लेकिन कंसोलिडेटेड चीज नहीं लाएंगे, ना 26 नवंबर पे लाएंगे, ना 8 फरवरी पे लाएंगे। सिर्फ इल्जामात लगाएंगे, लाइबल करेंगे, स्लैंडर करेंगे और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे आपको। आप शुरू आपसे करें। लेट्स टेक अ ब्रेक प्लीज। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हमारे सियासी मसाइल बहुत से हैं, लेकिन मसाइल के लिए जब हम बैरून मुल्क देखते हैं तो फिर अजीब सा लगता है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो जो आईएमएफ के सामने अपने इलेक्शन के मामलात रख रहा हो, लेकिन नौबत ईजा रसीद के वाक़तन ये हो रहा है। इसके मुहरक़ात हैं, ऐसे नहीं है कि ये बग़ैर वजह के है, लेकिन वजह के होने के बावजूद इसके ऊपर एतराज़ात काफ़ी हो सकते हैं। तो भाई साहब, अगर मैं एक सवाल की सूरत में आपका रद्द अमल ले लूँ, आप जो मर्ज़ी बात करें, कि वाक़तन आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है जिसका आप इस्तेसाल कर सकते हैं, और अगर आप डॉक्यूमेंटेड चीज़ें भेजें। मैं सिर्फ 26 नवंबर की बात की, आपने एक डोजियर सा तैयार करके देखा, वो तमाम डोजियर मैंने पढ़ा और मैं आपको सबूत के साथ दिखा सकता हूँ। मेरे रेड मार्क्स उसके ऊपर हर पेज के ऊपर मौजूद हैं। आप यकीन माने कि इवन सहाफ़ियाना तौर पर मेरे लिए उस डोजियर में से एक अच्छी स्टोरी कंस्ट्रक्ट करना मुमकिन नहीं है, चाहे जाएगा उसके ऊपर कोई फैसला हो। तो आप अपना होमवर्क करें ना, ये आसान काम है। उसने रिपोर्ट की, आपने फॉरवर्ड कर दी। तलत भी देखें, जो अभी खुर्रम भाई बात कर रहे थे, जो एफआईआर होती है ना, एफआईआर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन फर्दर शुरू होती है। फरमा रहे थे कि कमेटी के सामने कुछ रखते, कमेटी ने क्या इन्वेस्टिगेट करना था? कमेटी ने तो एक, हम कह रहे थे कि इसके ऊपर आप एक मुकर्रर कर दें, जुडिशल कमीशन बना दें। किसके ऊपर? 9 मई के ऊपर, 26 सुने ना, मेरी बात मुकम्मल होने दे। और 26 नवंबर के ऊपर
तो ये उसके ऊपर भी मतलब नहीं ये बना सके। मैं सिर्फ ये उस क्या है, ये कितने सिंसियर थे, ये कितने इखलास के साथ, कितने मुखलिस होकर बैठे हुए थे। और जो आपने 26 नवंबर के हवाले से बात की है, अब देखें, ठीक है, आप जो फरमा रहे हैं ठीक होगी, मैं आपकी बात को इसी तरह तस्लीम कर लेता हूं जो आपने फरमाया। अब देखें, वो क्या फरिश्तों ने उनको बेचारों को गोलियां मार दी कि वो जैसे मतलब कि हमारे अपने बंदों की लगी, जैसे वो मतलब एक जाली जैसे ये पुलिस मुकाबला होता है कि वो अपने आए उन्होंने मार दी है। ये बड़ी सितम ज़रीफी की बात है। आप आवाम को मारते हैं, गोलियां मारते हैं, मतलब आप उसके अंदर वो किसी के बच्चे हैं, आप उस तमाम किसी के बेटे हैं, किसी के वो मतलब लखते जिगर हैं, तो कितना अफसोस। पहले इन्होंने कहा जी कोई बंदा फौत ही नहीं हुआ और एक पुलिसमैन भी कोई बंदा फौत ही नहीं हुआ। देखिए वो रेंजर्स वाली भी इन्वेस्टिगेशन हो गई, वो तो एक इंसिडेंट हुआ, वो तो एक वाकया हुआ, उसमें किसी ने इंटेंशनली तो उसको किया ही नहीं, इंटेंशनली तो वो मामला हुआ ही नहीं। सब एक बात तो पूछिए, अगर तलत भाई इस बात को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो किस तरह से आपके जरिए बातें ये वाला मामला, एक बात बड़ी क्लैरिटी देखिए, इंक्वेस्ट का एक लफ्ज है कि क्या इज देयर सफिशिएंट एविडेंस टू प्रोसीड टू अ कमीशन। जब आप सामने सिर्फ इल्जामात ही लगाते जाएंगे, देयर इज नो एविडेंस, कोई चीज सिर्फ इल्जामात है कि जी इसने ये कर दिया, वो कर दिया। पार्लियामान का फोरम मौजूद है सर, देयर इज सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल, स्पीकर ने कमेटी हम अवेलेबल करेंगे, हम देंगे, हम प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कहां पे प्रोड्यूस करें सर? जाके ये इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से अगर आप आर्मी चीफ को तीसरा खत भेज सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तकरीब में रखते हैं, मुझे जिसमें पहले ही वो पट्टी बांधी हुई है कानून की। सिर्फ एक चीज पूछनी है, 9 मई का कमीशन बना के आप क्या चाहते हैं? वो कमीशन किस बात का फैसला करे? सर, वो इस बात का फैसला करे कि आया इनका जो ट्रायल था, जो मतलब मिलिट्री कोर्ट्स में गया, क्या वो होना चाहिए था? मैं पूरी मैं उधर जा रहा हूं, मैं आपकी बात, मैं 9 मई का इंसिडेंट जो है उसके ऊपर क्या चाहते हैं? नहीं, वो किसने किया, वो वकुआ कैसे हो गया? अब मेरी अर्ज सुने, मैं उनकी जो मुझे बात का जवाब देने दे। कायदे साहब, आपका घर है, आपके घर के अंदर बड़ी टाइट सिक्योरिटी होती है हर वक्त, और आप बड़ा जबरदस्त आप सलीके तरीके से रहते हैं, और आपको पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मामला, ये मसला हो सकता है, और खुदा ना करे आपके घर में कोई वाकया हो, कोई ऐसा लम्हा आता है तो वहां पे कोई आपका कोई गार्ड ही नहीं है, कोई बंदा ही नहीं है, तो आप उस बात को क्या इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे कि वहां पे तो चिड़ी पर नहीं मार सकती, वहां पे तो हम हो गई, हम रूटीन में सुने सर, मेरी बात मुकम्मल होने दे सर, आधे सेकंड की बात रहेगी, आधे सेकंड की बात, मैंने आपसे पूछा ही और है। मैं जब भी उस एरिया में मतलब जाता हूं तो मेरी गाड़ी को बड़ा वो टटोलते हैं, देखते हैं आप कौन, किधर, क्या जा रहे हैं, आपका आईडी दें। मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे पास आईडी नहीं, मेरे चलो वापस, आप कौन हो, आप इधर किधर, किसी तो वहां पे कैसे लोग चले गए? तवालत देनी है, ये तो आप सब कादरुल कलाम है, दे सकते हैं। मेरी सुन लीजिए, मैं तो आपको एक बात बताने लगा हूं कंक्रीट, ये तो कहानी है ना, पुराना जिसमें सिर्फ एक, मेरी कोशिश है आपके सवाल का जवाब दूं कि हम किस चीज का उसके ऊपर कमीशन चाह रहे हैं। मेरे भाई, वे फैसले कमीशन नहीं करने होते हैं, कमीशन फैक्ट्स फाइंड करता है। फैक्ट्स क्या फाइंड करने हैं? वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी, तो जिन्होंने नहीं दी वो फायर हो गए, इदारे ने अपना फैसला कर दिया, उन्होंने जहां जहां सिक्योरिटी लैप्सेस हुए उनको सजा दे दी, ये तो उनका काम है। अब आप कमीशन से ये चाहते हैं कि वहां आपके लोग नहीं गए, वहां फुटेज आपके पास मौजूद है, इनके पास मौजूद है, रेडियो पाकिस्तान पेशावर को खुद ही आग लग गई। सुने ना, आपने खुद नहीं लगी, छोड़ दीजिए उसको। हर जगह की फुटेज मीडिया के पास मौजूद है, सीसीटीवी कैमराज में मौजूद है, आपके पास मौजूद है और चली हुई है। सर गायब है। एक मिनट खान साहब को जो अरेस्ट किया था मेरे भाई, कोर्ट के अंदर से, हाई कोर्ट के अंदर से, वो वीडियो किधर गई? ये मैं नहीं कह रहा यार, वो वीडियो मैं तो कह रहा हूं मेरे ख्याल मुज़ाकरात में तो जाना पड़ेगा तमाम जमातों को। जिस इंसिडेंट का मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे, उस इंसिडेंट का एक एक चीज रिपोर्टेड और फुटेज उसकी मौजूद है, उसमें आपके लोग, आपके कारकुन, आपके झंडे, आपके लीडर मौजूद है, फिर आप कमीशन चाहते हैं उस पे? क्या चलें आपकी बात, मुझे प्रोग्राम चलाना है। अगर मैं और आप एक जगह के ऊपर तलत साहब जाते हैं और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं, तो मैं उसमें से मैं चला जाऊंगा बाहर और आप अंदर चले जाएंगे। अब आपने किसी और जगह मैच शुरू कर दिया, अब वापस आए इसके ऊपर। आप अच्छा, पार्लियामान में ये चीजें होनी चाहिए। आई विश के पार्लियामान के अंदर इस किस्म की बात हो, पार्लियामान के अंदर ये हकायक सामने आए
वहां पे इस किस्म की बात, कौन से पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? पहले तो उस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं जिसकी अपनी कोई तौकीर नहीं रह गई इनके लिए। सर हमारे अपने कितना अच्छा मौका है। मैंने समझा मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं आपको हमारे अंदर बड़ा साड़ है, बड़ा दुख है। हमारे जो कौमी असेंबली के मेंबर थे उनको तजलील वो की गई पार्लियामान में, उनकी वो तजलील की गई जो तारीख में कभी नहीं हुई। अच्छा, जब और आप इस पार्लियामान लेकिन इस दुख के बावजूद आप पार्लियामान को बंद कर दें, अब ना जाए। अब मुझे भी ऐसी बात नहीं, उसमें हकीकी लोगों को जाना चाहिए, उसमें असली लोगों को जाना चाहिए, उनमें आवाम के नुमाइंदगान को जाना चाहिए, जिनका आवाम चुनाव करे। मैं कहता हूँ एक काम करें, मैंने पहले किया ना, ये आपको आसानी से नहीं मिलेगा। आप एक काम करें, आप फिर सारे लोग इकट्ठा करें, इन सब को उठा के बाहर फेंकें और आइन को बंद करें और आप जाके बैठ जाएं। सर ये मेरा काम रास्ता आपको बता रहे। और सर ये अवाम ने किया है, ये अवाम का काम है, इसके बगैर भी इनका मसला हल हो सकता है। सर आप दोबारा थोड़ा सा मुआयना करें जाके, थोड़ा सा तरीका, आप 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन देखें कि उसके ऊपर क्या हुआ था। वो मेरे भाई उससे चंद महीने पहले, उससे चंद महीने पहले नहीं ठहर जाए। अगर आप कहते हैं कि उनको फेंके तो उनको मैंने थोड़ा ही है सर, आवाम फेंकेंगे, आवाम ने फेंक दिया हुआ है। खुरम साहब मुझे भी तुसी सड़ियां गल्लां कर रहे हैं, मैंने सड़ी गल करन दे विच करो वो ये कि तमाम तर इस जलन और इस आग के बावजूद जो आप महसूस करते हैं, और आपका हक है, जब आपने अपनी तनख्वाहें बढ़ानी थी तो सबने इंतहाई आसानी के साथ उसी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, मैं एतराज नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूं, आपने आराम से साइन किए ना। सर हमने तो लोगों के साथ मिलकर साइन किया। आप अभी सर मैं आपको मेरे मोबाइल में अभी भी शायद फुटेज है जिसमें हमारे स्पीकर जो है याद सादिक साहब, वो उनको कह रहे हैं नाम लेके कि अफरीदी साहब आपने तनख्वाह नहीं लेनी, मैं आपकी तनख्वाह बंद कर दूंगा। क्यों कह रहे हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं वहां पे? नहीं तो आप तनख्वाह उन्होंने बहुत ही गलत जुमला बोला पार्लियामान के मुताबिक। दैट इज नॉट करेक्ट, उन्होंने बहुत ही गलत जुमला बोला, उस हवाले से बात कर रहे हैं। उसका फिर जवाब स्पीकर साहब ने दिया कि अगर आप सकते हैं कि आपकी तनख्वाहें उस किस्म की हैं, पीटीआई के मेंबर तनख्वाहें नहीं लेंगे, बड़ी ले लिए वो चली गई। सो या तो ये करें ना कि एक तरफ आप कह रहे हैं एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहें जी टू हेल्प विद दिस, हम नहीं बड़ी हुई तनख्वाहें लेंगे, या तो फिर उस्मान की बात सुन लें। उस्मान ने मैं इसका जवाब देना चाहता था, लेकिन आप प्लीज। इस वक्त जो स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक हैं, उनको ये ताना मिलता है अपनी जमात की तरफ से कि चूंकि अयाज सादिक साहब का पहला इश्क पीटीआई का था, इसलिए तमाम तर फेवर जो है वो अपोजिशन। ये बात दुरुस्त है। और ये हम देखते हैं कि जितना टाइम अपोजिशन को स्पीकर साहब देते हैं उतना हुकूमत को नहीं मिलता, और उसकी वजह से स्पेशली वज़ीर दिफा और स्पीकर जो है वो आमने सामने अक्सर हमने देखा है कि वो आ जाते हैं और ख्वाजा आसिफ साहब वो टॉन्ट भी कर देते हैं स्पीकर को, वो लिहाज भी। और ये कमाल असेंबली है जिसके स्पीकर के बारे में अपने हुकूमती अरकान ये कह रहे हो, ये किसी असेंबली में नहीं होता आज भी। इसके बावजूद आप इनका आज भी पूरे की पूरी ऑपोजिशन चैम्बर में थी स्पीकर के, और उनसे रिक्वेस्ट ये हो रही थी कि खुदा के लिए गौस साहब को पुलिस के हवाले मत करें, उनको यहीं रखें, लॉजिस में आपने सब जेल डिक्लेयर की हुई है तो उनको रहने दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने बात भी की है जिम्मेदार। आप चारों का शुक्रिया अदा करते हुए इस इस्तदा के साथ कि जिस जोश जज्बे और तमाज़त, मुस्बत तमाज़त के साथ आप ये बहस करते हैं टीवी प्रोग्राम्स में, आई विश के जैसा भी फोरम है जहाँ से आप तनख्वाहें भी ले रहे हैं, जिसकी अटेंडेंस मैटर भी करती है, जिन्होंने आपको नुमाइंदगान बनाया हुआ उस फोरम के ऊपर भी करें तो वो मोतबर हो जाएगा और आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे। पाकिस्तान के आप देखिए सर जो उस्मान भाई ने बात की ना, दो सेकंड की बात उन्होंने फरमाया कि वो उनको जाके कह रहे थे, मिन्नत समाजत कर रहे थे। देखिए जो मियां गौस का हक है वो हमें मिन्नत समाजत से लेना पड़ रहा है। चले ये देखिए कितनी सिदम शरीफी की निराला है कि हमें हक क्यों नहीं मिलना चाहिए था। गलत हुआ खुर्रम भाई, अगर वो हुआ तो गलत हुआ, आप इसको गलत कहें, आप इंग्लैंड के समाज और असेंबली में नहीं बैठे, आप नॉर्वे के समाज और असेंबली में नहीं बैठे, आप पाकिस्तान में बैठे हैं और यहाँ के हालात के मुताबिक पॉलिटिक्स। असेंबली नॉर्वे से अच्छी असेंबली है, उससे बेहतर असेंबली है इंशाल्लाह। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। पार्लियामान के अंदर ऐसी गर्मा गर्म बहस होनी चाहिए, लेकिन मौज़ूआत के एतबार से उसको आवाम के साथ कनेक्ट भी करना चाहिए, सिर्फ इल्ज़ामात ही नहीं होने चाहिए। एक बड़ा इशू हमें नज़र आया सिंध के अंदर, कराची की ज़मीनों में हेरा फेरी और करप्शन से 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये कोई और नहीं कह रहा, चेयरमैन नैब कह रहे हैं। हमारे पास
हमारे सीनियर रिपोर्टर ब्यूरो चीफ समा कराची असलम खान ज्वाइन कर रहे हैं। असलम साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये जो एदाद शुमार हैं इनका सयाको सबाक भी बताइएगा और चेयरमैन को ये बात कहने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? देखिए, आबाद की जानिब से आर्मी चीफ को भी ख़त लिखा गया, वज़ीर आज़म को भी लिखा गया, वज़ीर सिंध से भी रब्ता किया गया था और बिलावल भुट्टो साहब से भी मुलाकात हुई थी। तो ज़मीनों पर कराची में कब्जा कोई आज की बात नहीं है, ये बड़ा बरसा बरस से ये मामला चल रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात हुई है 7,500 एकड़ ज़मीन जिसके जाली दस्तावेजात बनाकर 3,000 अरब रुपए की ये करप्शन की बात की गई है चेयरमैन नैब ने। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि 1 फरवरी को नैब की जानिब से एक रेफरेंस दायर किया गया था बहरिया टाउन के खिलाफ। वो जो जमीन है उसका जो रकबा है वो तकरीबन 17,000 एकड़ है। यहां बात हो रही है 7,500 एकड़ की। तो 17,000 एकड़ जमीन की गैर कानूनी मुंतकली का रेफरेंस तो 1 फरवरी को आया। तो आप अंदाजा लगाएं कि कराची में जमीनों की अगर हेर फेर की बात की जाए तो उसकी मालियत कहां पर जाकर पहुंचेगी। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताऊं कि ये जो हसन बख्शी साहब है उन्होंने कहा कि कराची में 85,000 इमारतें गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई हैं। चेयरमैन नैब ने यह कहा कि अगर आबाद इन जमीनों को जो गैर कानूनी तामीरात हुई हैं उसके सबूत दे तो इसको कोई रेगुलराइज कराने की तरफ जा सकते हैं, कोई और नस्ला टावर की तरह का वाकया नहीं होगा। साथ साथ ये भी बताया गया इस ब्रीफिंग में कि सिंध में तकरीबन 18 लाख ज़रई अराजी जो थी उसको वागजार कराया गया और ये सिर्फ 8 माह में 18 लाख एकड़ अराजी जिसकी मालियत तकरीबन 4,000 अरब रुपए बनती है ये वागजार कराई गई है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जरखेज है जमीनों के हवाले से ये सूबा। खुद विफाकी जो हुकूमत है उसके जो इदारे हैं उनकी जमीनों पर भी कब्जा हुआ है, ये चेयरमैन ने ये भी बताया। और साथ साथ यहां पर एक बात की गई कि सिंध में जमीनों का कोई रिकॉर्ड या कोई सिस्टम नहीं है। जो लैंड डिपार्टमेंट है इसके महकमे अलग अलग हैं, वो किसी से लेके नहीं है। यकीनी तौर पर ऐसा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं है। इसी आबाद में निगरां वजीर रेवेन्यू थे यूनुस ढागा साहब। 18 दिसंबर 2023 को उन्होंने एक सहूलत मरकज का दौरा किया था जिसके तहत आबाद में इस तरह था कि रिकॉर्ड कंप्यूटराइज वहां पर हो सकता था और वो लैंड रिकॉर्ड था। अगर नियत हो तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर इसमें अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जमीनों का चूंकि ये रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं है, डिजिटलाइज उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बेहतरी आई है, इसमें काम किया गया है, लेकिन जिस तरह ये बात की गई है कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर जिस तरह बात होती है कि सिस्टम है, यहां पर जमीनों पर कब्जे हो जाते हैं। और तलत साहब आप बात कर रहे हैं, हम एक ऐसी सोसाइटी की चले जो एक निजी सोसाइटी थी। जो हुकूमती सोसाइटीज हैं, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, ये तो हुकूमत सिंध के मातहत इदारे हैं। यहां पर मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में 22 साल से जो अलाटीज हैं उन्होंने पैसे दिए हुए, उनको वहां पर कब्जा नहीं मिल रहा और वहां पर जो रिहाइश के लिए जरूरी इकदाम या सहूलियात होते हैं वो नहीं की जा सकती हैं। अगर मैं इंटरवीन कर पाऊं, अथॉरिटी 30 साल हो गए। अगर मैं इंटरवीन कर पाऊं, ये जहन को माऊफ कर देने वाले एदाद शुमार हैं और इसके साथ जो पैसा जुड़ा हुआ है उस रकम का जो हुजम इतना ज़्यादा है कि अगर आप उसको देखने लगें तो आपका सांस फूलने लगता है कि क्या वाक़तन एक सूबे के अंदर से या उसके चंद अजला के अंदर से ये सब कुछ किया जा सकता है। हमें ये बताएगा और व्यूअर्स की सहूलत के लिए ये क्लासिक कब्जा कैसे होता है, ज़रा ये मतलब कब्जा क्या है? हेर फेर मैं समझ सकता हूँ, नाप तोल के अंदर अगर आपने तराजू में कुछ चीज़ें रखी हैं तो मूंगफलियाँ एक तरफ कम डाल दें, वजन कम कर दें, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ये आप लैंड की बात, ये कैसे होते हैं कब्जे? ज़रा हमें कोई एग्जाम्पल तो दीजिएगा, क्या होता है? देखिए तला साहब, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। डॉक्यूमेंट्स में, दस्तावेजात में पोश एरिया में ऐसी मिसाल रही है। ये मैं PSHS की आपको बात करूं कि बड़ा एक पोश एरिया यहां पर रहा, तो उसमें VIP सोसाइटी जिसको कहते हैं बड़ा पोश एरिया, तो वहां पर इस तरह भी रहा कि जो जमीनों के कागजात हैं वो इस तरह देखी जाती है जमीनें के वहां पर कोई 1000 गज का बंगला है, कोई 2000 गज का बंगला है, तो इतना बड़ा जिसकी मालियत करोड़ों रुपए में, 30 करोड़ 40 करोड़ मालियत है, उस पर देखा जाता है कि उसके जो मालिक है वो यहाँ पर नहीं है, बैरून मुल्क है या कोई उसका वारिस नहीं है, तो उसमें दस्तावेजात में जालसाजी की जाती है और जालसाजी करके वो किसी रिश्तेदारों के नाम पर किया जाता है। ये रिपोर्ट हुए, FIA भी इंक्वायरी करी थी नैब और एंटी करप्शन में कि वो जो तप्पेदार हैं, मुख्तियारकार हैं, उन्होंने ये जालसाजी की। तो एक तरीका तो ये जालसाजी का कि कागजात में ऐसे मकानात, ऐसे प्लॉट पर ऐसे जो खाली हो, लेकिन बड़े पैमाने पे जो हजारों एकड़ जमीनें हैं उन पर कब्जे कैसे होते हैं? उस पर ताकत के जोर पर कब्जे होते हैं।
उसमें ताकत के जोर पे होते हैं कि अपने लोग बिठा दिए जाते हैं। उसके बाद जो वहां पर ज़मीनें हैं वो एकड़, हज़ारों एकड़ में है, सैकड़ों एकड़ में ज़मीन है। अगर बिल्डर की ज़मीन है वहां पर 100 एकड़ ज़मीन है तो वो फिर बातचीत कर करके उससे जो है एक तरीके से किसी ना किसी तरह उसको पैसे दे करके वो ज़मीन छुड़ाता है। यही शिकायत आबाद ने जो है वो मुतालिका हुकाम से की थी। ये जो आपने पूछा किस तरह कब्जा, अब एक ताकत के जोर पर मुसल्लह अफराद वहां बैठ जाएंगे तो आप उससे कब्जा कैसे छुड़ाएंगे? तो एक आसानी लोग ये समझते हैं कि किसी ना किसी तरह उसको वो पैसे दे करके अपनी जमीन को, चूंकि अगर 100 एकड़ है 50 एकड़ है, उसको छुड़ा ले। और तलत साहब माजी में इस तरह होता रहा कि पूरा जो एक फ्लैट है, एक प्रोजेक्ट है, उसमें अगर 20 फ्लैट है तो उस पर कब्जा कर लिया गया किसी भी लसानी तंजीम की जानिब से, और उसके बाद वो फ्लैट जो है वो कोड़ियों के भाव बेचे गए इसी कराची में। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आपने अच्छा हमें एक समरी फॉर्म के अंदर बता दिया कि कब्जे के तरीके क्या हैं, कब्जे का स्कोप क्या है, कब्जे के ज़रिए जो ज़मीनें हासिल की जाती हैं उनकी मालियत क्या है, और आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं अज़ खुद नाज़रीन कि इस मालियत की ज़मीन से फिर कितने पैसे बनते होंगे। और ये उस मुल्क के अंदर हो रहा है जिसमें हम IMF के कर्ज़े के लिए उनको जज साहबान से मुलाकातें करवा रहे हैं। तो सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।